अस्सलाम वालेकुम, निगा मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके चूंग में एक घर में आग लग गई है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलसकर जम हक हो गए। ईदी जराये का ऐसा बताना है कि चूंग के इलाके शादाब कॉलोनी के एक घर में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करके 2 खवातीन समेत 3 अफराद की झुलसी हुई लाशों को बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम के मुताबिक जाम हक होने वालों में मियां बीवी और बेटी शामिल हैं, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ताहाल आग लगने की कोई भी वजह मालूम नहीं हो सकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि लाहौर के इलाके चूंग में एक घर में आग लग गई है। आग लगने के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलसकर जम हक हो गए। ईदी जराये के मुताबिक चूंग के इलाके शाहदाब कॉलोनी के घर में अचानक आग भड़क उठी है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करके 2 खवातीन समेत 3 अफराद की झुलसी हुई लाशों को बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का ऐसा बताना है कि जाम हक होने वालों में मियां बीवी और बेटी शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू जराये का बताना है कि ताहाल आग लगने की कोई भी वजह मालूम नहीं हो सकी है। यहाँ पर आपको बताएं, उस्मान डार के भाई उमर डार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर डार की वालिदा ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अपडेट करते चले आपको कि उस्मान डार के भाई उमर डार को लाहौर से पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है और उमर डार की वालिदा ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है, जबकि उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, उस्मान डार के भाई उमर डार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर डार की वालिदा ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है, जबकि उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि उस्मान डार के भाई उमर डार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उमर डार की वालिदा ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है, जबकि उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करने का आज़म सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हेजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा, इस हवाले से मजीद क्या कहा जानते हैं ब्यूरो चीफ जावेद बलोच की इस रिपोर्ट में। उधर इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के ऐलान के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि शहरी हुकूमती फैसले के पेश नज़र किसी भी किस्म की तकरीबात के इनेकाद से गुरेज करे। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया का ऐसा कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के ऐलान के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि शहरी हुकूमती फैसले के पेश नज़र किसी भी किस्म की तकरीबात के इनेकाद से गुरेज करें। और इस्लामाबाद की अदालतों में आज मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअतें होंगी। हाई कोर्ट में 3 MPO से मुताल्लिक अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ नैब रेफरेंसेस पर समाअत होगी। इस हवाले से मजीद डिटेल शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़शान सैयद। जी ज़शान, मैं बता दूं तो इस्लामाबाद में आज बड़ी अदालतों से शुरू करूंगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार खान के 3 MPO के गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC के इख्तियारात को कलअदम करार दिया था और उस केस का आज जो तहरीरी फैसला है वो आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार तहरीरी फैसला जारी करेंगे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में जो कि नेब के 2 रेफरेंसेज है उनकी समाअत अडयाला जेल में होगी और जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ केस पर समाअत होगी, जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की भी समाअत होगी।
इनमें से तोशाखाना तहाइफ पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म की तारीख जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है। उस पर फर्द जुर्म जो है तब आयद किया जाएगा, जबकि साथ ही जो साबिक वफाकी वजीर है फवाद चौधरी, उनका भी आज फिजिकल रिमांड मुकम्मल होगा और फिजिकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तो ये अदालती कार्रवाई थी जो इस्लामाबाद में आज इस पे कार्रवाई होगी। एक तरफ तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजूहात बताएंगे कि 3 MPO क्यों कलअदम करार दिया। 3 MPO के इख्तियारात अगर DC या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं है तो किसके पास होने चाहिए। तो ये सारे वजूहात वो बयान करेंगे। और दूसरी जानिब जो बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी है, उनकी नैब रेफरेंसर। शुक्रिया ज़िशान अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बानी और चेयरमैन PTI की मुशावरत की मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल में बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टिकट्स पर बानी और चेयरमैन PTI की मुशावरत बुनियादी हक है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन की मुलाकात की इजाजत देकर दरख्वास्त निपटा दी है। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बानी और चेयरमैन PTI की मुशावरत की मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल में बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टिकट्स पर बानी और चेयरमैन PTI की मुशावरत उनका बुनियादी हक है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन की मुलाकात की इजाजत देकर यह दरख्वास्त निपटा दी है। और किसी सियासी जमात से उसका निशान लेने का मतलब उसे खत्म करना होता है। चेयरमैन PTI गौहर खान का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि PTI के पास बल्ले का निशान ना रहे। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर बैठे हुए हैं। जब कोई फैसला आता है तो बगैर कानूनी रास्ता इख्तियार किए उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर जजेस और इदारों को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामला देखने का कोई इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ थे। रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है। उधर मियांवाली में NA 89 पर बानी PTI के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। फैसला भी महफूज कर लिया गया, जो कि आज सुनाया जाएगा। मियांवाली की नशिस्त पर बानी PTI के वकला रिटर्निंग अफसरान RO के सामने पेश हुए। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर खुरम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने अपने एतराज़ात दायर किए, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान एक सजा याफ्ता और नाअहल शख्स हैं। आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज है। ROs की जानिब से रह जाने वाले उम्मीदवारों की आज भी स्क्रूटनी की जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से आज आखिरी रोज़ है, और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान को मुख्तलिफ औकात में बुलाया गया था, और आज भी चंद उम्मीदवारान को ROs की जानिब से बुलाया गया स्क्रूटनी के अमल के लिए। और यहाँ आपको बताते चले कि रावलपिंडी की 4 NA की नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनके लिए स्क्रूटनी का अमल चला है, और आज इसको
مکمل کر لیا جائے گا. اسی طرح صوبائی 8 حلقوں کے حوالے سے جو ہے تقریباً 316 امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور ان کی اسکروٹنی کا عمل بھی آج جو ہے مکمل کر لیا جائے گا. اگر دیکھا جائے تو اس تمام تر عمل میں جو ہے مختلف اوقات میں امیدواران کو بلایا گیا تھا اور اسکروٹنی کے حوالے سے جتنے بھی اس میں مندرجات تھے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں بشمول FBR اور دیگر جو محکمے ہیں, محکمہ گیس اور بجلی اور دیگر جو ادارے ہیں, وہاں سے ان جو امیدواران ہیں ان کے اگر کوئی بقایا جات ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات لی جا رہی ہیں. تاہم آج یہ عمل مکمل ہو جائے گا جس کے بعد آج ہی شام میں جو ہے ابتدائی فہرست بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, جس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. مجموعی طور پر جو ہے آج چھٹے روز یہ اسکروٹنی کا عمل جو ہے. شکریہ خالد اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں نون لیگ کی انتخابی مہم کے حوالے سے. تو آج شیخ پورہ میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. صدر نون لیگ شہباز شریف آج فاروق آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے. نون لیگ جنوری کے تیسرے ہفتے سے پورے ملک میں بھرپور جلسے کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ 6 فروری تک ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد کرے گی, جبکہ نواز شریف 14 اور شہباز شریف 18 جلسوں سے خطاب کریں گے. لاہور, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, راولپنڈی, کراچی سمیت 27 اضلاع میں جلسے کیے جائیں گے. مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے. دوسری جانب MQM اور نون لیگ نے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو ہی شہر کے مسائل حل ہو سکیں گے. انتخابات ملک کی قسمت ضرور بدلیں گے. نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوف نہیں, لیپ ٹاپس اور کتابیں تھمائیں گے. تفصیلات دیکھیے کراچی سے حماد یوسف کی اس رپورٹ میں. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے MQM اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد MQM کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف بولے, پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی ہے جس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے. تجارت, صنعت کاری, کامرس, ٹریڈ, بینکنگ کا یہ مرکز ہے, شپنگ کا یہ مرکز ہے. کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے, لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے. کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا, ہم ملک میں ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں. پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے, ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے حوالے سے, ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں. جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. MQM کے ساتھ مل کر معاشی و سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت کے قیام کے بعد دونوں سیاسی جماعتوں کا تعلق مضبوط ہوا ہے. کیمرہ مین نعمان خان کے ساتھ حماد یوسف, نیو نیوز, کراچی. یہاں پر آپ کو بتائیں MQM رہنما رضا ہارون اور انیس خان ایڈوکیٹ ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور متحدہ کے رہنماؤں کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس موقع پر رہنماؤں کے درمیان شہر قائد کی ترقی, خوشحالی, قیام امن اور مفاہمتی ماحول کے فروغ کے حوالے سے چارٹر آف کراچی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر قائد کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کرے گا, جبکہ پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے. اقتدار میں آ کر کراچی سمیت ہر شہر اور قصبے کے لیے فلاحی منصوبے لائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ MQM رہنما رضا ہارون اور انیس خان ایڈوکیٹ ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. متحدہ کے رہنماؤں کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر رہنماؤں کے درمیان شہر قائد کی ترقی, خوشحالی, قیام امن اور مفاہمتی ماحول کے فروغ کے حوالے سے چارٹر آف کراچی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور ادھر فیض آباد دھرنا کیس کا یہ معاملہ ہے. کمیشن نے سابق DG ISI فیض حمید کو پھر سے طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا. فیض حمید کو آئندہ ہفتے کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دیا گیا ہے. فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کیس نے دوسری بار طلب کر لیا ہے.
ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करेंगे लाहौर में धुंध और फजाई आलूदगी बढ़ गई है। धुंध की वजह से मोटरवे M11 लाहौर टू सियालकोट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से कि लाहौर में धुंध और फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। धुंध के बायस मोटरवे M11 लाहौर टू सियालकोट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मजमूई तौर पर AQI 188 रिकॉर्ड किया गया है। उधर लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है। खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि धुंध में कमी आई है, मगर स्मोक बढ़ जाने से फजाई आलूदगी में इजाफे का सिलसिला जारी है और AQI की बात करें तो 187 पर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह 0 होकर रह गई है। धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे को भी बंद किया गया है। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगे, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शेख दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानिश। जी बिल्कुल, बादे नसीम सुबह से जो है वो दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। इस वक्त शहर लाहौर में चारों सू जो है वो सर्दी के डेरे और हर तरफ जो है सर्द हवाओं के बसेरे ने शहर को जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर आप इस वक्त क्या कहते हैं दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 95% बताया जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 187 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि चारों सू जो है वो हल्की हल्की जो है वो सफेदी छिलकती हुई दिखाई दे रही है। धुंध के बायस तमाम मोटर्स वे को जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। M2, M3, M5, M11 को जो है वो ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जबकि वहाँ पे रेस्क्यू 112 की टीम्स और ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी किस्म की हादसाती सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई जा रही। बताया जा रहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो जो धुंध का राज थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा और स्मोक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग जो है वो स्मोक को धुंध कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोक जो है ये धुएं के फिजा में शामिल हो जाने से जो क्या कहते हैं कैफियत बनती है उसको जो है वो स्मोक कहा जाता है, जबकि धुंध एक अलग चीज़ है। तो तभी मरीन का कहना है कि मौसम के पेश नज़र और ख़ुद को जो है वो स्मोक से बचाव के लिए जो है वो शहरी तमाम एहतियाती तदाबीर को लाजमी अपनाएं। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हर आधे घंटे बाद हाथों को धोया जाए एंटी बैक्टीरियल सोप के साथ, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और मौसम के सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो शहरी सब्ज़ चाय, यखनी और सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मौसम को भी इंजॉय किया जा सके, लेकिन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए मौसम को लुत्फानंदोज करते हुए अपना और अपनों का ख्याल। शुक्रिया दानिश अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहां पर खुश्क हवाओं के साथ ही सर्दी का राज भी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा। कराची में इन दिनों खुश्क हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है और खुश्क हवाओं के साथ साथ सुबह और देर रात के औकात में जो है ठंड का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है करीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची का जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि हवा की बात की जाए तो कराची में हवा में नमी का तनासुब जो बताया गया करीबन 44% बताया गया, जबकि हवाएं जो है 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं की जो है वो कराची में चल रही है। इस वक्त कराची में सुबह को देर रात के औकात में जो है वो सर्दी बरकरार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में सर्दी में मजीद इजाफा होगा और शहरी जो है इसमें एहतियात भी करें और जब घरों से बाहर निकलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर सरगोदा शहर और गिरदोनवाह में भी धुंध का राज जारी है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इमरान गोराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में इस वक्त धुंध का राज है। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि धुंध जो है इस कदर शदीद है कि ये रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है और शहरी जो है इस धुंध की वजह से शदीद परेशान है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शहर के जो गिरदोनवाह के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं शहर के लिए जो कारोबार के लिए आते हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानगी में भी जो है वो भी मुश्किलात पाई जा रही हैं और सरगोदा शहर में जो सर्दी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और धुंध में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इतनाब किया जाए और फोक लाइट का जो है इस्तेमाल। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए।
اور ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ہارون آباد، فقیر والی، بنگلہ، یتیم والا میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ سردی اور دھند کے باعث ایک طرف کاشتکار کی گندم اور سرسوں کی فصل کو فائدہ ہوا ہے، وہیں پر دوسری جانب دھند کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے حادثے بھی رونما ہونے لگے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے چوہدری طارق باجوہ سے۔ جی طارق۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آج ہارون آباد، فقیر والی، کھیچی والا اور بنگلہ یتیم والا میں بھی دھند نے ڈھیرے ڈال لی ہے اور سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا۔ اور سردی میں دھند پڑنے سے ایک طرف کاشتکاروں کے لیے مفید ثابت ہے کہ گندم اور سرسوں کی فصل کے لیے دھند کے مفید اثرات ہیں، اور دوسری طرف جو دھند ہے اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے آئے روز حادثات ہوتے ہیں، اور ہارون آباد سے بہاول نگر، پشاور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور جانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ تاثیر کا شکار ہیں، اور مسافروں کو سفر کرنے میں بھی دشواری ہے، اور آئے روز حادثات میں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک دن کے وقفے کے بعد ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں بھی شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ دھند کے باعث معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے جوہر امین چوہان۔ جی جوہر۔ وقفے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں ایک مرتبہ پھر دھند کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شہر اور جو مضافاتی علاقے ہیں شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں اس وقت، اور اگر میں ٹریفک کی روانی کی بات کروں تو ٹریفک کی روانی بالکل معطل ہو کر رہ گئی، حد نگاہ جو ہے صفر ہو گئی ہے۔ اور جو اس وقت میں سٹی پارک میں موجود ہوں جہاں پر معمولات جو ہیں لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، ان میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ دھند بڑھتے ہی جو ہے سردی کی شدت میں بھی بہت حد تک اضافہ ہو گیا۔ اگر میں اس وقت ٹمپریچر کی بات کروں تو اس وقت ٹمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ڈیرہ غازی خان کا ہے، اور لوگ جو ہے گرم ملبوسات کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں، اور لکڑی اور کوئلے کا استعمال ہوتے ہی اس کی مانگ بھی بڑھ گئی، اور شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ یلو لائٹ کا استعمال کریں، اور جو غیر ضروری سفر ہے اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں اگر میں بات کروں تو ڈیرہ غازی خان میں دھند کا راج ہے، اور دھند کا یہ سلسلہ جس طریقے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ضلع اوکاڑا اور گرد و نواح کے قصبات بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ سردی بڑھنے کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ شہریوں کی نظام زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں رانا قاسم سے۔ جی قاسم، اپڈیٹ کیجیے گا شہریوں کی مشکلات کے حوالے سے۔ بالکل، اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر 10 میٹر تک رہ گئی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اوکاڑا کے دیگر قصبہ جات، ستگرا، گگیرا، جندراکا، چوکا سمیت گرد و نواح میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ کاروبار، نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ ٹریفک کی روانگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دوران سفر گاڑیوں میں مناسب فاصلہ رکھیں۔ شدید سردی اور دھند کی وجہ سے بچوں اور بوڑھوں میں نزلہ زکام کی وبا پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہری سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دھند کا سلسلہ بارش ہونے تک جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، تو بلوچستان میں مہنگائی کے باعث بنیادی اشیاء ضروریہ بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو سبزیوں کی خریداری بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے حماد علی سے۔ جی حماد، آگاہ کیجیے گا مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے جوائنٹ روڈ پر سبزی بازار میں۔ یہاں پر جو ہے سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتوں کو جو ہے پر لگ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو سبزی خریدنے کے لیے آئی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں میڈم کیا کہیں گی، کیا خریدا اور کیا سمجھتی ہیں، مہنگائی کم ہوئی یا اتنی ہے؟ نہیں، زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ ابھی بٹر لیا ہے 160 اور بہت مہنگائی ہے۔ غریب عوام تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ جی بالکل، غریب اور متوسط طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری کر پانا بھی اب ممکن نہیں لگ رہا، چونکہ جو سبزیاں جو غریب وقت 2 ٹائم کی روٹی کے لیے سبزیاں خرید کے لے کر گھروں کو جاتے ہیں تو اب وہ بھی ان کے لیے جو ہے ممکن نہیں رہا۔ تو سبزیوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ پر لگ چکے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر جوائنٹ روڈ پر، لوگ آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس میں کمی کی جائے۔ نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی۔